नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कामत प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय दोस्तों, आर एस अग्रवाल का जो मेरा सीरीज चल रहा है उसमें आज मैं पार्ट 3 प्रारंभ कर रहा हूं। पार्ट 2 तक में मैंने 64 प्रश्न तक 1 और 2 में कुल मिला के 64 प्रश्न तक बिल्कुल सीरियल वाइज हल किया था। आज मैं पार्ट 3 प्रश्न नंबर 65 से ले रहा हूं और बिल्कुल सीरियल से आर एस अग्रवाल के इस बुक को बिल्कुल आसान विधि से हल करेंगे। आशा करता हूं कि आपके समझ में सभी प्रश्न आएगा। आदरणीय दोस्तों, आप लोगों से प्लीज़ नम्र विनती है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का आर एस अग्रवाल का पार्ट 3 प्रश्न नंबर 65 से। कह रहा है 13 के होल पावर 2003 में इकाई अंक कितना होगा। तो आपको बता दिए हैं 13 का पावर 2003 है। आपको बताए हैं इकाई अंक का कोई भी प्रश्न रहे, बस एक ही नियम नहीं चेंज होगा, वही नियम रहेगा। हर प्रश्न में आपको पावर में देखना है कि पावर में कितना है, तो पावर में 2003 है। पावर के लास्ट 2 अंक लेना है, तो 03 लास्ट 2 अंक, और हर एक प्रश्न में आपको 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 से 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 शेष बचेगा। अब ये जो शेष बचा वो अंक, ये जो अंक है 13, उसका लास्ट वाला अंक लेना है 3, और लास्ट वाले अंक के पावर में ये शेष वाला अंक उतार देना है, तो 3 का पावर 3, तो 3 तिया 9 तिया 27। अब 27 में देखिए इकाई अंक कितना है, 7, लास्ट अंक 7, इकाई अंक 7, तो यही हो गया आपका ए आंसर, इकाई अंक 7। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 66 नंबर सेम टाइप का प्रश्न है। 22 का पावर 23 में इकाई अंक बताना है। आपको बता दिए हैं नियम नहीं चेंज होगा, वही नियम रहेगा। आपको हर एक प्रश्न में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे पावर के लास्ट 2 अंक में। पावर में है 23, तो 23 लास्ट 2 अंक 23, 23 से 4 से भाग देंगे 23 में, तो 4 पंचे 20, 3 शेष जो बचा यह शेष उसको उतारेंगे इस अंक के लास्ट वाले अंक के पावर में। तो अंक का लास्ट वाला अंक है 2, 22 का लास्ट वाला अंक 2, और 2 के पावर में ये शेष वाला मान उतार देंगे, तो 2 का पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब इसका इकाई अंक हो जाएगा 66 नंबर का डी, 8, 66 का डी। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 66 के बाद 67 लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है 7 का पावर 105 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो 7 के पावर 105 इकाई अंक ज्ञात करना है। आपको 4 से भाग देना है, लेकिन कितना में, पावर के लास्ट 2 अंक में, मतलब 05 में। तो 4 से भाग दीजिए, तो 4 एकान 4, एक शेष बचा। यह शेष को ये अंक के पावर में उतार दीजिए, अंक का जो लास्ट अंक है, तो 7 के पावर में 1 उतरेगा, तो 7 एकान 7 का पावर 1, मतलब 7 एकान 7, तो इसका इकाई अंक हुआ 7। 67 का बी आंसर, 67 का बी। चलते हैं अगला प्रश्न, इकाई अंक वाला का अगला प्रश्न। बिल्कुल सीरियल से ले रहे हैं आर एस अग्रवाल को। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही सीधा प्रश्न है। 584 गुने 328 गुने 547 गुने 613 में इकाई अंक कितना होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितना प्रश्न है गुना गुना में सबका लास्ट अंक ले लीजिए। लास्ट अंक मतलब इकाई अंक, इसमें है 4, 584 में लास्ट अंक 4 गुने
328 में लास्ट अंक 8 गुने 547 में लास्ट अंक 7 गुने 613 में लास्ट अंक 3 और सबको गुना कर दीजिए तो 8 चौक 32 गुने 7 तिया 21। अब इसका लास्ट अंक और इसका लास्ट अंक दोनों को गुना कीजिए तो 2 1 2, यही हुआ आपका इकाई अंक, मतलब 68 का ए। पहले क्या किए, लास्ट अंक वाले को गुना कर दिए बारी बारी से 2 2 अंक करके, तो 4 8 32 और 7 तिया 21, फिर लास्ट वाला अंक को गुना कर दिए 2 1 2, तो यही हो गया इकाई अंक आपका आंसर 68 का ए। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर में देखिए 5627 होल पावर 153 गुने 671 होल पावर 72 में इकाई अंक कितना होगा। दोस्तों इसमें 2 पद है और दोनों का अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालेंगे 5627 होल पावर 153, नियम नहीं चेंज होगा, नियम वही रहेगा। 4 से भाग देंगे, पावर के लास्ट 2 अंक में 4 से भाग देंगे 53 में, तो 4 1 4, 5 में से 4 गया 1 13, 4 तिया 12 1, तो ये जो एक शेष बचा उसको उतारेंगे, ये जो शेष बचा उसको उतारेंगे। इस अंक का लास्ट वाला अंक 7, इस अंक में लास्ट वाला अंक ले लेंगे 7, उसके पावर में ये उतार देंगे, तो 7 का पावर 1 तो 7। अब लेंगे दूसरा पद 671 होल पावर 72, 4 से भाग दीजिए 72 में, 4 1 4, 3 32, 4 8 32, कट गया मतलब शेष 0, शेष 0 हुआ। अब इस शेष को इस 671 का लास्ट अंक 1, तो 1 का पावर 0 मतलब 1। दोस्तों किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, चाहे वह संख्या लाख हजार करोड़ कितना भी रहे, अगर उसका पावर 0 आ गया तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पद का इकाई अंक निकला है 7 गुने दूसरा पद का निकला है 1, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, तो मतलब इकाई अंक 7 हुआ आंसर सी नंबर 69 का सी। चलते हैं अगला प्रश्न 70। 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक कितना होगा। इसमें इकाई अंक निकालना है, तो 7 का पावर 95 का पहले निकालिए, तो पहले 4 से भाग दीजिए 95 में, तो 4 दूना 8, 1 15, 4 तिया 12, 13 14 15 3 हुआ। अब ये जो शेष बचा है वो अंक के पावर में उतरेगा, तो 7 का पावर 3, तो 7 7 49 7 343, तो इसमें हुआ 343। अब दूसरा पद निकालेंगे 3 का पावर 58, 4 से भाग देंगे 58 में, 4 1 4, 1 18, 4 चौका 16 2, तो ये जो शेष हुआ वो उतारेंगे ये अंक के पावर में, तो 3 का पावर 2, तो 3 तिया 9। अब देखिए 343 इसमें निकला है 343 और घटे इसमें निकला है 9, तो 9 अब घटा दीजिए, तो 13 में से 9 गया 4, ये बचा 3 334, इसमें इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 यही हुआ आपका आंसर, इकाई अंक 4 70 का बी, 70 का बी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न 70 हो गया। 71 नंबर लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसी टाइप का प्रश्न है इकाई अंक वाला, लेकिन इसमें 3 पद दिया है और बीच बीच में गुना है। इकाई अंक निकालना है तो एक एक पद करके निकालते हैं। पहले 3694 का पावर 3694 होल पावर 1793 इसका निकालते हैं। 4 से भाग देना है हर एक प्रश्न में, पावर के लास्ट 2 अंक में देना है। पावर का लास्ट 2 अंक है 93, तो 4 दूना 8, 1 13, 4 तिया 12, एक शेष बचा। अब इस एक को इस अंक के पावर में उतार देंगे, तो 4 का पावर 1 तो बराबर 4, मतलब इसका इकाई अंक हुआ पहले पद का 4। अब लेते हैं दूसरा पद 615 होल पावर 317,
तो 4 से भाग देंगे 17 में, 4 चौका 16, 1। तो ये जो शेष बचा है वो उतर जाएगा अंक के लास्ट वाले पावर में। तो अंक का लास्ट वाला अंक है 5, 5 का पावर 1, तो 5 एकन 5। फिर लेते हैं तीसरा पद 841 होल पावर 491। तो 841 में ये हो गया आपका, 4 से भाग देंगे 91 में, 4 से भाग देंगे 91, 4 दूना 8, 1 11, 4 दूना 8, 11 में से 8 गए 3। तो ये जो शेष बचा है वो उतरेगा इस लास्ट वाले अंक के लास्ट वाले अंक के पावर में। तो 1 का पावर 3, तो ये हो गया 1। अब जो जो इकाई अंक निकला है उसको गुना कर दीजिए, क्योंकि पद में गुना का चिन्ह है बीच में। तो 4 पहला पद का निकला है 4, अगुने दूसरा पद का निकला है 5, अगुने तीसरा पद का 1, तो 5 चौका 20। तो 20 में इकाई अंक 0, तो 0 हो गया आंसर। इकाई अंक 0 ए। 71 का ए। चलते हैं अगला प्रश्न 72 में। 72 3 होल पावर 61 गुने 6 होल पावर 43 गुने 7 होल पावर 82 में इकाई अंक कितना होगा। तो पहले 3 का पावर 61 का इकाई अंक निकालिए। 4 से भाग दीजिए 61 में, 4 एकन 4, 2 21, 4 पंचे 20, 1। तो ये जो शेष बचा वो अंक के पावर में उतरेगा। तो अंक है 3, 3 का पावर 1, तो 3। अब लेते हैं दूसरा पद 6 का पावर 43 का इकाई अंक निकालते हैं। 6 का पावर 43 का इकाई अंक, तो 4 से भाग देंगे पावर के लास्ट 2 अंक 43 में, तो 4 एकन 4, तो इसमें बचा शेष 3। अब इस 3 को इस अंक के पावर में उतारेंगे तो 6 का पावर 3, 6 6 36, 6 के 216, तो दूसरा पद का 216। अब तीसरा पद है 7 का पावर 82, 7 का पावर 82, तो 4 से भाग दीजिए 82 में, 4 दूना 8, तो शेष बचा 2। इस 2 को उतार देंगे अंक के पावर में, तो 7 का पावर 2, 7 7 49। अब देखिए आपको इकाई अंक लेना है। हर एक पद का इकाई अंक निकाल दिए, हर एक पद का इकाई अंक निकाल के और उसको गुना करना है। तो पहला पद का 3 के पावर 61 का इकाई अंक निकला है 3, गुना का चिन्ह है गुना। 6 का पावर 43 का निकला है 6, तो 6 क्योंकि 216 में इकाई अंक 6, और गुने 49 में इकाई अंक 9, तो 6 त्रिक 18 गुने 9, 18 गुने 9 162, 162 में इकाई अंक 2, तो बराबर 2 हुआ आपका आंसर बी। 72 का बी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। लेते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर आपके स्क्रीन पर। 17 का पावर 1999, इसका इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए आप नियम नहीं चेंज होगा, नियम वही रहेगा। 4 से भाग देंगे 99 में, 4 दूना 8, 1, 4 दूना 8, 1 19, 4 चौका 16, 9 में से 6 गया 3, तो ये बचा 3। तो 7 का पावर 3, 7 7 49, 7 343। पहला पद का निकला 343, पहला पद का 343। अब दूसरा पद 11 का पावर 1999, 11 का पावर 1999, तो इसमें भी वही 4 से भाग दीजिए 99 में, तो पिछले वाला जैसे शेष 3 बचेगा, तो इसमें हो जाएगा 1 का पावर 3, तो 1। फिर तीसरा पद 7 का पावर 1999, इसमें भी 4 से भाग देना है 99 में, तो पीछे भाग दे चुके हैं 2 ठो में, उसमें भी 3 शेष बचा था। अब इसको 7 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 343। अब देखिए 343 पहला पद में इकाई अंक 3, दूसरा पद में 1 और तीसरा पद में 3। पूरा अंक लेकर भी प्रक्रिया कर सकते हैं या लास्ट वाला अंक इकाई अंक लेकर भी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो 343 में इकाई अंक 3,
बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, दूसरा पद में इकाई अंक 1 और माइनस, तीसरा पद में इकाई अंक निकला है 3, तो +3 -3 कट गया तो बराबर 1, इकाई अंक 1 हुआ आपका आंसर 73 का ए। 73 का ए। चलते हैं अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। 74 नंबर प्रश्न है। इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए जो संख्या का स्थानीय मान निकालना रहता है वह संख्या पहले लिख देते हैं। उस संख्या लिखने के बाद उसके पीछे जितने अंक रहते हैं उतना जीरो बैठा देते हैं। तो 7 के पीछे कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो बैठा दीजिए। ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। अब निकालना है आपको जातीय मान। तो जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। किसी भी संख्या का जातीय मान, संख्या वह खुद होती है। जैसे 4 का जातीय मान 4, 6 का जातीय मान 6, 8 का जातीय मान 8, 7 का जातीय मान 7, 9 का जातीय मान 9। लेकिन इसी में अगर स्थानीय मान पूछेगा तो जितना संख्या है वो संख्या लेके लिख के उसके पीछे जितना अंक होगा वो उतना जीरो बैठा देंगे, तो वो हो जाएगा स्थानीय मान। वो हो जाएगा स्थानीय मान। अब ये जातीय मान, 7 का जातीय मान 7, 9 का जातीय मान 9। जातीय मान वह संख्या खुद होती है। अभी दोनों का अंतर ज्ञात करना है तो 10 में से 7 गया 3, ये बचा 9, 9 और ये बचा 6, 6993 सी। 74 का सी, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। पहले 9 का स्थानीय मान निकालें। तो 9 का आपको बताएं कि स्थानीय मान निकालने के लिए जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना रहता है वह संख्या पहले लिख देते हैं। उसके पीछे जितने अंक रहते हैं उसके पीछे उतना जीरो बैठा देते हैं। 1, 2, 3, 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा दिए। ये हो गया 9 का स्थानीय मान। अब निकालना है 3 का स्थानीय मान। तो 3 पीछे में एक अंक है तो 1 जीरो। अब दोनों का अंतर निकाल दीजिए, घटा दीजिए। 0, 10 में से 3 गया 7, ये बचा 9, 8, 8970। 75 का आंसर हुआ 8970, ठीक है। इसमें विकल्प छूटा हुआ है। तो विकल्प में ए में है, आपको 9200, बी में है 8970, सी में है 6 और डी में है 40। तो यही होगा आपका बी नंबर 8970। चलते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर, 76 नंबर। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न। यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b बड़ा हो 0 से, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे हो कि, ये विकल्प आपको दिया है, इनमें से कौन सा शर्त लागू होता है, कौन सा विकल्प सही होता है वो आपको चुनना है। तो आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यह सूत्र होता है। अब देखिए आप, शेष आपको r है और ये भाज्य a मान लिए, भाज्य a और भागफल को q और इसको भाज्य को b। भाज्य a, शेष r, भागफल q, भाजक b, भाजक को b। अब देखिए भाज्य a बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो b गुने q,
भाजक गुने, ये बी भाजक है, भाजक, तो बी क्यू प्लस शेष आर। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इनमें से देखिए यह जो शेष होगा ना, यह शेष हमेशा, यह जो शेष होगा हमेशा शेष का मान मतलब आर का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। आर का जो मान है ना हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये शेष का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से 0 के बराबर होगा, मतलब ऋणात्मक में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसमें देख लीजिए कौन सा शर्त लागू हो रहा है। आपका ए शर्त लागू हो रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा और बराबर है, आर छोटा है बी से। तो ये हो गया आपका आंसर 76 नंबर आपके स्क्रीन पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 76 के बाद चलते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर आपको दिख रहा होगा। कह रहा है यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या ऐसे हो कि ए बी बराबर 0 तो इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको दिया है ए बी बराबर 0, तो ए बराबर हो जाएगा 0 बट्टा बी, 0 बट्टा बी, तो ए बराबर हो जाएगा 0। फिर देखिए एक बार और लिखिए ए बी बराबर 0, तो बी बराबर 0 बट्टा ए, तो बराबर 0। किस 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान 0 आता है। लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका मान अनंत आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, एक अंक स्तरीय प्रश्न में कभी कभी पूछ भी देता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान 0 आता है। 0 में भाग दिया है, ए से, 2 से, 3 से, किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो उसका मान 0 आएगा। लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे, किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका मान अनंत आएगा। जैसे मान लीजिए 1 बट्टा 0, अगर 0 से 1 में भाग देंगे तो इसका मान अनंत आएगा। 2 बट्टा 0, अगर 2 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान अनंत आएगा। एक अंक स्तरीय प्रश्न में यह कभी कभी पूछ देता है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। तो ए बराबर 0, बी बराबर 0, तो ए बराबर 0, बी बराबर 0, ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0, यह अथवा है, या दोनों में से प्रत्येक 0, तो यही होगा बी आपका, ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 या दोनों में से प्रत्येक 0, यही शर्त लागू हो रहा है। बी नंबर ए बराबर 0, बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहले आप अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो समझिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक अथवा अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक नहीं, अथवा नहीं होगा, एक और
एक और अपने के अलावा, एक और यहाँ थवा नहीं, और अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तथा जिनका गुणनखंड हमेशा केवल 2 हो। गुणनखंड केवल 2 पद हो, 2 पद, ठीक है, 2 पद हो। अब इसमें देखिए आपको क्या एक अभाज्य संख्या है, वैसी संख्या है जो एक और अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तथा जिनका गुणनखंड हमेशा केवल 2 पद हो, 2 ठो पद हो। तो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से तो कट रहा है, तो उस अनुसार से एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक का जो गुणनखंड है सिर्फ एक से कट रहा है, इसके अलावा तो किसी से नहीं कट रहा है। उसके बाद पूछेगा क्या दो अभाज्य संख्या है, तो दो देखिए, दो एक से भी कट रहा है, एक से कट रहा है, और खुद दो से कट रहा है। इसमें 2 पद, 1 और 2, यही 2 पद हुआ जो इसका गुणनखंड है, तो इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। एक अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका गुणनखंड सिर्फ एक ही है, एक है, 2 पद नहीं है, 2 पद इसका गुणनखंड नहीं है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 में 1 से भाग देंगे तो 1 से लगेगा, फिर खुद वो संख्या 2, तो 2 गुणनखंड है, 1 और 2, इसीलिए यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं हो, एक और अपने के अलावा खुद वह संख्या और एक, 2 ही गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिसका गुणनखंड हमेशा जिसके गुणनखंड में हमेशा केवल 2 पद हो, ठीक है, तो वह अभाज्य संख्या होता है। क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि एक में 1 से भाग देंगे तो 1, उसके बाद और किसी से नहीं करता है, तो इसमें केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन 2 में 1 और 2 दोनों से लगेगा, इसमें 2 गुणनखंड है, मतलब 2 पद है, इसलिए यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसमें हो जाएगी 78 का सी, 78 का सी, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर, कह रहा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या बता दिए हैं कि जो एक और अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तथा जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो वह अभाज्य संख्या होती है। इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या आपको निकालना है, तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या में 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, इन सब में 2 गुणनखंड, एक तो एक, पहला एक और दूसरा खुद वो संख्या, 2 गुणनखंड आ रहा है, और बाकी उसके बाद किसी से नहीं करता है, बाकी उसके बाद कोई भी अंक से नहीं करता है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। 13 हुआ, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 23, 29, 31, 37, 37 हुआ, उसके बाद 41, 43, 47, 53, 53 हुआ, 59, 61, 67, 70 तक ही लेना है, 70 से छोटी लेना है, इसीलिए 67 तक ही रहेगा। इन सब संख्याओं में आप एक बार गौर करके देख लो, ये संख्या सिर्फ और सिर्फ केवल एक और खुद वह संख्या
वही दोनों से कटती है, बाकी किसी भी अंक या संख्या से वह नहीं कटती है। और इसका दो ही गुणनखंड होता है, एक और खुद वह संख्या, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। तो इसमें कह रहा है इन अभाज्य संख्या को लेना है और 70 से छोटी होनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ किए हैं, जो जो नहीं कट रहा है किसी भी अंक से उस अंक को उतार दिए हैं। तो उतारने के बाद अब इसमें गिनना है कितनी है, संख्याएं कितनी है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हुआ आंसर। 79 का प्रश्न नंबर ये 79 था और इसका विकल्प जो है ए में दिया था। 79 का ए में 17, बी में 18, सी में दिया था 19 और डी में 20। ये विकल्प छूट गया था, तो विकल्प आपका हो जाएगा सी नंबर, 79 का सी। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। 80 नंबर कह रहा 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो अभाज्य संख्या आपको निकालना है 50 और 90 के बीच। 50 और 90 के बीच निकालना है। प्रश्न नंबर 80 आपको समझा दिए हैं। तो 50 51 तो नहीं होगा, क्योंकि 51 17 से विभक्त हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। 52 भी नहीं होगा। तो 50 से चालू करना है ना, तो इसमें हो जाएगा 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89। अभाज्य संख्या आपको गौर करना है, 50 से लेना है। वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा अन्य कोई भी किसी भी अंक से नहीं कटे, तो वही अभाज्य संख्या है। और इसमें दो ही गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या में, एक तो एक और एक खुद वह संख्या। ठीक है, बाकी वह किसी अंक से विभाजित नहीं होता है, बाकी वह किसी अंक से विभाजित नहीं होगा, तो वही अभाज्य संख्या है। देखिए 53 किसी भी अंक से विभाजित नहीं हो रहा, 59 किसी भी अंक से विभाजित नहीं होगा, 61 किसी भी अंक से विभाजित नहीं होगा, 67 किसी भी अंक से विभाजित नहीं होगा। तो सीरियल से आपको लेना है 90 तक, 90 से नीचे लेना है, 90 के बीच में लेना है। और 50 और 90 के बीच में यही ये संख्या है जो अभाज्य है। अब इन सब का जोड़ कर लीजिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ के आपको आ रहा है 635। जोड़ लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 635। इसमें भी विकल्प छूटा हुआ है 80 का, तो 80 का आपको हो जाएगा, ए में दिया है 485, बी में दिया है 572, सी में दिया है 722 और डी में दिया है 635। तो यही पूरे को जोड़िएगा अभाज्य संख्या, तो यह 635 होता है। जोड़ करना है योगफल, तो इसका आंसर हुआ 80 का डी, 635। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न कह रहा है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 110 तथा 120 के बीच, 110 और 120 के बीच, 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यह प्रश्न नंबर 81 है आपका। अभाज्य संख्या निकालना है, तो 110 और 120 के बीच सिर्फ 113 एक अभाज्य संख्या है जो किसी भी अंक से नहीं कट रहा। 113, 110 और 120 के बीच मात्र एक अभाज्य संख्या है 113 जो किसी भी अंक से नहीं कट रहा है। इसका गुणनखंड 1 और 113 के अलावा अन्य कोई भी अंक से यह नहीं कट रहा है, इसलिए 113 एक मात्र अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है किनके बीच?
110 और 120 के बीच। 113 एकमात्र अभाज्य संख्या है, ठीक है, एक ही है, बी, 81 का बी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 82 नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? 82 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो विकल्प से चेक करते हैं बारी बारी से। 161, 161 आपको 7 का गुणनखंड है, मतलब 7 से ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। देखिए ना, 7 दूना 14, 15, 16, 2 21, 7 या 21। तो ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है, 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद दूसरा विकल्प चेक करेंगे, 221, और 221 जो है 13 से पूरा पूरा कट रहा है। 13 का 13, 7 दूना 13, 7 91। तो ये 13 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 13 इसका एक गुणनखंड है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद जांच करते हैं, सी में है 373, 373। ये जो संख्या है 373 ना, यह किसी भी अंक से नहीं कटेगा। 373 किसी भी अंक से नहीं कटेगा। उसके बाद एक है 437, डी में 437, यह 19 का गुणनखंड है, मतलब 19 से यह पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो यह 373 जो है किसी भी अंक से नहीं कट रहा है, मतलब इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए विकल्प सी होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सा है? 373, जो किसी भी अंक से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी सब हो रहा है, विकल्प से चेक कर लेंगे। ए, बी और डी को भी चेक किए, सी को भी चेक किए, तो सी पूरा पूरा नहीं कट रहा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न, 83 नंबर। आपके स्क्रीन पर प्राकृत संख्या n के लिए n का पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी? प्राकृत संख्या बोल रहा है तो n का पावर 1 डालते हैं। आपको दिया है n³ माइनस n, इसका मान निकालना है। तो n का पावर 1, तो n का पावर n के जगह पे 1 बैठाइए, तो 1 का क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1 और माइनस 1 तो 0। अब n का पावर 2 मतलब 2 बैठाइए, तो n के जगह पर 2, 2 का पावर 3 और माइनस 1, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस n के जगह पे 2, ठीक है, यहाँ n है माइनस n के जगह पे 2, तो 2 और पावर 3 और माइनस n के जगह पे 2, 2 दूना 4 दूना 8 में से 2 गया, तो 8 माइनस 2 बराबर 6, ठीक है। n के जगह पर 3 बैठाइए, तो 3 का पावर 3 और माइनस 3, यहाँ n के जगह पे 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 और माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 24। 24 को लिख सकते हैं 6 गुने 4। फिर n के जगह पे 4, तो 4 का पावर 3 माइनस 4, 4 चौका 16 चौका 64, 64 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 गुने 10। देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है? 6 इसमें भी गुना में, 6 इसमें भी गुना में, 6 इसमें भी गुना में। तो n का पावर 3 माइनस n, अगर n प्राकृत संख्या हो तो n का पावर 3 माइनस n हमेशा या सर्वदा 6 से पूर्णतया विभक्त होगा, क्योंकि सब में 6 आ रहा है, तो 6 से पूर्णतया विभक्त होगा। कौन? n का पावर 3 माइनस n। कब? जब n प्राकृत संख्या हो। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या n बराबर, गिनती की संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इसी तरह डॉट डॉट करते जाएंगे, सब में 6 आएगा। इसका मतलब यह 6 से पूर्णतया विभक्त हो रहा है, ठीक है। 4 तक हम चेक किए हैं, जांच किए हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, 84 नंबर आपके स्क्रीन पर। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? आपको दिया है n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n और माइनस 4 का पावर 3n किस संख्या से सदैव पूर्णतया विभक्त होगा? 3 का पावर 4n को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4, इसको अंदर ले लीजिए और पावर में n कर दीजिए, माइनस 4 का पावर 3, इसको अंदर ले लीजिए और पावर में n कर दीजिए। तो
अब देखिए 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 को 3 से 4 बार गुना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 81 का पावर n माइनस 4 चौका 16 चौका 64, 64 का पावर n। अब नियम होता है x का पावर n माइनस a का पावर n। ऐसा इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में अगर रहे तो x का पावर n माइनस a का पावर n हमेशा x माइनस a से पूर्णतया विभक्त होता है, पूर्णतया विभक्त होता है। यह नियम है, विभक्त होता है। तो x का पावर n माइनस a के पावर n में n के फॉर्म में है, x के जगह पे 81 का पावर n माइनस a के जगह पे 64 का पावर n। यह किससे विभक्त होगा? x माइनस a, तो x के जगह पर 81 माइनस 64 घटा दीजिए, 11 में से 4 गया 7, ये बचा 7 में से 6 गया 1, मतलब यह 17 से पूर्णतया विभक्त होगा। किससे विभक्त होगा? 17 से। तो ये बी हो गया आंसर 17। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 का पावर 4n है और 4 का पावर 3n है, तो इसको अंदर लेके x का पावर n माइनस a का पावर n x माइनस a से विभक्त होगा, मतलब इसको गुना करके और घटा देते तो 81 माइनस 64 मतलब 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाता। तो इसमें 84 का b 17 से पूर्णतया विभक्त है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से RS अग्रवाल के बिल्कुल लाइन बाय लाइन प्रश्न को समझ रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही उपयोगी होता है किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो इसको हम बिल्कुल क्रम से, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हल कर रहे हैं। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी किसी भी प्रश्न को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, तो कृपया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको फिर उस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, एक बात आप लोगों से प्लीज़ निवेदन है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और लगातार मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ कि लगातार यह मेरा वीडियो क्रम से चालू रहेगा। RS अग्रवाल, इसके बाद हम किरण प्रकाशन भी सॉल्व करने वाले हैं, राकेश यादव को भी बिल्कुल क्रम से सीरियल से सॉल्व करने वाले हैं। आपको वीडियो हम देंगे और लगभग आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर कह रहा है आपके स्क्रीन पर 127 का पावर 127 प्लस 97 का पावर 127, 127 का पावर 127 प्लस 97 का पावर 127 इंटू 127 का पावर 97 प्लस 97 का पावर 97। ठीक है, तो पहला पद देखिए, 127 का पावर 127 प्लस 97 का पावर 127, मतलब यह नियम है x का पावर, मतलब x का पावर n प्लस a का पावर n, पावर बराबर है, x का पावर n प्लस a का पावर n हमेशा x प्लस a से पूर्णतया विभक्त होता है, पूर्णतया विभक्त होता है। ठीक है, अभी हम पहला पद का प्रक्रिया कर रहे हैं। 127 का पावर 127 प्लस 97 का पावर 127, ये फॉर्म में, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लिखेंगे x का पावर n प्लस a का पावर n हमेशा x प्लस a से पूर्णतया विभक्त होता है। अब देखिए इस फॉर्म में ये है, x के जगह पे 127 और a के जगह पे 97 और पावर में 127 127 n दोनों जगह बराबर है। इसका मतलब यह x प्लस a
मतलब 127 प्लस 97, 127 प्लस 97 से विभक्त होगा। तो 127 और 97 को जोड़ दीजिए, 7 7 14, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 224। तो ये 224 हो गया। फिर दूसरा पद में वही है, दूसरा पद में भी वही है, x का पावर n प्लस a का पावर n। x के जगह पे ये पहला पद था, फर्स्ट पद, ये सेकंड पद, दूसरा पद। ये हमेशा x प्लस a से पूर्णतया विभक्त होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है। तो x के जगह पे 127, n के जगह पे 97, प्लस a के जगह पे 97, n के जगह पे 97। किससे विभक्त होगा? x प्लस a से। तो x के जगह पे है 127 प्लस 97, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 224। इसमें भी 224, इसमें भी 224, दोनों पद में 224 इंटू 224। तो इसका इसमें भी 224, इसमें भी 224, दोनों में 224। तो इस दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कौन सा उभयनिष्ठ है? मतलब जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो 224 इसमें भी, 224 इसमें भी, तो मतलब ये 224 से पूर्णतया उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 224 होगा। 224 से यह पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, x का पावर n प्लस a का पावर n के फॉर्म में ये दिया हुआ, तो वह x प्लस a से मतलब ये दोनों अंक को जोड़ देंगे, आधार वाला अंक को, उससे पूर्णतया विभक्त होगा। दोनों आधार वाला अंक जोड़ दिए, पहला पद का निकाले तो दूसरा पद में भी दोनों आधार वाला अंक जोड़ देंगे तो दूसरा पद का निकल जाएगा। अब दोनों में देखेंगे उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो 224 दोनों में है, तो 224 से वह पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर कह रहा है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 के पावर n-1 के अंकों का योगफल 4707 हो तो n का मान कितना होगा? n एक प्राकृत संख्या है, तो n के जगह पे पहले प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होती है और वह अनंत तक जाती है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं 3 या 4 तक चेक करेंगे। तो n के जगह पे 1 रखते हैं, तो 10 का पावर 1 माइनस 1, क्योंकि व्यंजक क्या दिया है 10 का पावर n माइनस 1, तो n के जगह पे 1 रखे तो 10 का पावर 1 माइनस 1, तो 10 10 1 10 और माइनस 1 तो 9। ठीक है, n के जगह पे 2 रखते हैं, तो लिखिए 10 का पावर 2 और माइनस 1, तो 10 दहन के 100 माइनस 1 तो 99। 99 को लिख सकते हैं 9 गुने 11, 9 गुने 11। n का पावर 3 रखिए, तो 10 का पावर 3 माइनस 1, 10 का पावर 3 मतलब 10 दहन के 100, 100 दहन 1000, 10 को 10 से 3 बार गुना, तो 1000 माइनस 1 तो 999। 999 को लिख सकते हैं 9 आ गुने 1 1 1। ठीक है, तो ठीक है, तो इस सब में देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ऐसे ही n का पावर 3 रखे, फिर n का पावर 4, सब में 9 आ रहा है। तो इसी प्रकार n का पावर अगर n रखें, n के जगह पे n, तो 10 के पावर n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुने n, होगा कि नहीं? 9 गुने n, n के जगह पे अगर n रखे तो 9 गुने n। अब यही इनका अंकों का योग डॉट डॉट डॉट, अरे n के जगह पे 1 रखे, फिर जांच किए तो 9 आया, n के जगह पे 2 रखे, जांच किए तो 9 गुने 11, n के जगह पे 3 रखे, डॉट 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 किए तो 9 गुने 111, फिर n के जगह पे 4 रखेंगे तो फिर 9 आएगा, फिर कोई संख्या आएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे 4 5 6, तो n के जगह पे डॉट 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 करके लास्ट में n के जगह पे अगर n रखेंगे तो 10 का पावर n माइनस 1, तो इसमें सब में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो 9 अगुने ये संख्या आ रहा है, बढ़ रहा है, तो n संख्या n, तो यही 9 गुने n, 9 अगुने n, इसका योगफल दिया है आपको 4707। 9 गुने n, 9 गुने n का योगफल दिया है 4707, तो n का मान निकालना है 4707 अब बट्टे 9, 9 से भाग दे दीजिए, 9 पचे 45,
46 47 2 9 दूना 18 19 20 9 तिया 27 523। 523 मतलब बी हुआ आपका आंसर। 86 का बी। प्राकृत संख्या से जांच करेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में n का मान n रखेंगे तो 9 सब में आ रहा तो 9 गुने n, क्योंकि n संख्या लिया है लास्ट में तो 9 गुने n, तो 9 गुने n का योगफल दिया है 4707, इसलिए n बराबर 4707, ये गुना में है भाग में जाएगा 523 से कट जाएगा तो 523 हुआ आपका आंसर। 86 नंबर प्रश्न। उसके बाद लेते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे, संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ये प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका एक बहुत ही शून्यों की संख्या ज्ञात करे का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होता है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक जिससे आप चुटकियों में शून्यों की संख्या कितना भी रहेगा उसका आप शून्यों की संख्या ज्ञात कर दीजिएगा। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक संख्या है 100 तक, तो जितना संख्या है लास्ट वाला है ना उसको लीजिए। 100 तक संख्या है तो 100, हर एक प्रश्न में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग दिए तो 5 से 100 में भाग देंगे तो 5 20 100। अब ये भाग 5 से तब तक लगता रहेगा जब तक ये जो है ना ये भागफल जितना से लगाए हैं ये 5 से छोटा न हो जाए, तब तक लगाते रहेंगे। अब 20 आया तो 20 5 से बड़ा है तो फिर 20 में लगाएंगे 5 से, तो 5 चौका 20। अब 4 आ गया, 5 से छोटा आ गया, इसलिए अब नहीं लेंगे। तो इसमें भागफल आया है 20 प्लस, और इसमें कितना आया है 4, तो 20 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 24 होगा आपका आंसर, दोनों को जोड़ देंगे। यही होता है शून्यक। दोस्तों शून्यक की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना है आपको, शून्यक की संख्या ज्ञात करने का एक ही नियम है। आप क्या कीजिए, हर एक प्रश्न में जितना अंक दिया है उसका लास्ट वाला अंक लीजिए। इसमें देखिए 100 तक दिया है तो 100, हर एक प्रश्न में आप 5 से भाग दे दीजिए तो 5 20 100, 5 20 100। अब इसमें तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि ये संख्या, ये जो भागफल हुआ है वो 5 से छोटी ना हो जाए। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, ठीक है, तो 5 चौका 20, तो 20 और 4 दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला अंक जुड़ जाएगा तो 20 और 4 24 हो गया आपका 87 का ए। 87 का ए हो गया आंसर, 87 का ए 24। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है तो भाज्य कितना होगा। आपको बता दिए हैं एक सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल जोड़ शेष, यह सूत्र होता है। तो भाज्य कितना है आपका, भाज्य तो आपको निकालना है, तो भाज्य निकालना है, भाजक, भाजक कितना है 100 गुने भागफल 403 और जोड़ शेष 58। तो 403 को 100 गुना करेंगे तो 403 पर 2 जीरो और प्लस 58 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 3 0 4, 4 0 3 5 8, 4 40 358, 40 358 हुआ 88 का, 40 358 88 का डी, 88 का डी हुआ आंसर, डी। चलते हैं अगला प्रश्न 89 प्रश्न। कह रहा है 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। मान 48 एक संख्या है, प्रश्न में क्या कह रहा है 48 एक संख्या है, 48 एक संख्या है, उसको किस संख्या से गुना किया जाए, तो माना x से गुना किया जाए।
48 एक संख्या है, उसको किस संख्या से गुना किया जाए, तो माना x से गुना किया जाए, तो गुणनफल हमको जो प्राप्त होता है वो होता है 173 गुने 240। तो x का मान निकालना है, तो 173 गुने 240 होल बटा 48। 24 से काट दीजिए, 24 दूना 48, 24 दाहिन 240, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 173 को 5 से गुना कीजिए, तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 एकन 5 और 3 8, 865 हुआ आपका आंसर। विकल्प नंबर 89 का सी, 89 का सी हुआ आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो हम 13 से 3428 में भाग देंगे और जो शेष बचेगा, 13 से 3428 में भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही संख्या इस 3428 में से घटाने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 13 से आप भाग दीजिए 3428 में, तो 13 दूना 26, 14 में से 6 गया 8, ये कट गया 2, 13 पंचे 13, 13 छक 78, 12 में से 8 गया 4, ये कट गया 8, 13 तिया 39, तो 18 में से 9 गया 9, ये कट गया। मतलब यह जो 9 आया है शेष में, यह जो 9 आया है ना, यही फालतू संख्या है, एक्स्ट्रा संख्या है। मतलब 13 से 3428 में भाग देने पर ये शेष 9 जो बच रहा है ना, यही फालतू संख्या है, एक्स्ट्रा संख्या है। इसका मतलब 3428 में से 3428 में से अगर इस 3428 में से अगर इस 9 को घटा देंगे, कह रहा ना कौन सी संख्या घटाए, 3428 में से अगर ये 9 को घटा देंगे तो वह संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो 3428 में से कौन सी संख्या घटाई जाए जो वह 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 3428 में से 9 घटा देंगे तो वह संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 18 में से 9 गया 9, 1 3419, ठीक है। तो 3419 संख्या बनेगी जो 13 से विभक्त हो जाएगी। तो वह संख्या कौन सी है जिसको घटा दिया जाए, तो मतलब यह संख्या 9 हो जाएगी। 90 का विकल्प छूटा है। 90 प्रश्न का जो विकल्प है, ए में है 8, ए में है 8, बी में है 4, बी में है 4, सी में है 22, सी में है 22, डी में है 35 और ई में है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो 13 से भाग दिए हैं 3428 में, तो आपको कौन सी संख्या घटाई जाए जो वह 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो वह संख्या कौन सी निकली है, 9 निकली है ना। मतलब ये 9 फालतू संख्या है, यही फालतू संख्या 3428 में से घटाने के बाद यह 13 से पूर्णतया कट जाएगी, मतलब 3419 पूर्णतया कट जाएगी। तो वह संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। तो इसका विकल्प होगा 9, इन विकल्प में नहीं दिया है, मतलब इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, ई आंसर, क्योंकि 9 इसमें विकल्प में नहीं दिया है, तो ई हो गया आंसर। दोस्तों, इन्हीं लास्ट प्रश्नों के बाद मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा यह सीरीज आर.एस. अग्रवाल पार्ट 3 जो कि मैंने 65 से प्रारंभ किया है और बिल्कुल सीरियल से गया है, बिल्कुल एक एक प्रश्न को मैंने हल किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और जहां समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और अगर बढ़िया लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल प्रकाश मैथ एडुकेशन, जो कि यूट्यूब में सर्च मारने पर मिल जाता है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।